अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आइए मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th उर्दू का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था भाभी जान। इससे पहले मैंने आपको भाभी जान के जो मुसन्निफ़ है यानी सुहेल आज़िम आबादी, इसके बारे में एक मुकम्मल वीडियो बनाकर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। उसके बाद मैंने भाभी जान के जो चैप्टर है यानी पूरा जो चैप्टर है उसका मैंने वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल NUC क्लासेस पर डाल चुका हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ उसी भाभी जान चैप्टर का सवाल व जवाब के बारे में कि कौन सा सवाल है और उसका जवाब क्या है, वो आपको आज मैं पूरा फुल अच्छे तरीके से बताऊँगा। ऐसा बताऊँगा कि उसका जो सवाल जवाब है आपको याद करने की ज़रूरत कम पड़ेगी और वो बातें सीधा आपके दिमाग में जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि अगर आप पहली मर्तबा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ने का ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो सुहेल आज़िम आबादी है और भाभी जान है, ये पूरा एक चैप्टर काफ़ी तवील है यानी बहुत लंबा है। तो चलिए मैं फिर से एक मरतबा आपको याद दहानी करवा देता हूँ, एक मरतबा फिर से रिवाइज़ करवा देता हूँ कि सुहेल आज़िम आबादी और भाभी जान के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट ऐसी बातें हैं जो आपको बार बार एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सुहेल आज़िम आबादी की। सुहेल आज़िम आबादी का असल नाम था यानी असली नाम था उनका सैयद मुजीबुर रहमान। उसका असली नाम क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान। और जो सुहेल थे वो तखल्लुस करते थे। तखल्लुस का मतलब होता है कि जब कोई शायर अपनी शायरी में अपने नाम के अलावा कोई दूसरे नाम का इस्तेमाल करता है, कोई दूसरा नाम यूज़ करता है, तो उसको बोलते हैं तखल्लुस। तो ये सुहेल जो है इनका असली नाम था मुजीबुर रहमान, लेकिन ये तखल्लुस क्या करते थे, दूसरा नाम यूज़ करते थे सुहेल, तो इसी को तखल्लुस बोलेंगे। तो सुहेल क्या हुआ? तखल्लुस हुआ। आइए अब उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो उनकी जो पैदाइश है वो सन 1911 ईस्वी में पटना में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1911 ईस्वी में पटना में हुई थी। और मालूम है आपको कि इनका जहाँ पर ये पैदाइश हुई थी वहीं उनकी क्या हुआ, छोटी मोटी यानी जो नॉर्मली तालीम होती है वहीं हुई, लेकिन इनका जो असली मकान था, जो इनका आबाई वतन था, वो था शाहपुर भदौल। क्या था? शाहपुर भदौल था, जो कि पटना ज़िला में ही वाक़े है यानी पटना ज़िला में ही पड़ता है। सुहेल आज़िम आबादी एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। क्या थे? एक ज़मींदार ख़ानदान से ये सुहेल आज़िम आबादी का ताल्लुक़ था। और सुहेल आज़िम आबादी जब ये नागपुर गए तो वहाँ क्या देखते हैं कि जो बड़े बड़े ज़मींदार लोग हैं वो कमज़ोर लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं, या उसी पैसे में देर रात तक काम करवा रहे हैं यानी ज़्यादा काम करवा रहे हैं। तो सुहेल आज़िम आबादी को एक टॉपिक मिल गया। तो सुहेल आज़िम आबादी ने जितने भी ये शायरी लिखे हैं, जितने भी नज़म लिखे हैं या जितने भी अफ़साने लिखे हैं, उनका अक्सर व बेशतर जो अफ़साना है वो किस बात पर है? तो कमज़ोर लोगों के रिलेटेड है और जो ज़मींदार है उनके जो जुल्म व ज़्यादती है उनके रिलेटेड है। ठीक है, सुहेल आज़िम आबादी की 3 किताब ऐसी है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सबसे पहले है चार चेहरे, उसके बाद है अलाव, उसके बाद है आदमी के रूप। और सुहेल आज़िम आबादी ने एक नावल भी लिखा था जिसका नाम है बेजड़ के पौधे। और सुहेल आज़िम आबादी की तकरीबन जो किताबें हैं वो किताबों में आता है कि 125 से ज़ायद किताब सुहेल आज़िम आबादी ने तहरीर की है यानी लिखा है। अब आखिरी बात है कि सुहेल आज़िम आबादी का इंतकाल कब हुआ? तो सुहेल आज़िम आबादी का इंतकाल 1980 ईस्वी में हो गया था। कब हुआ था? 1980 में सुहेल आज़िम आबादी का इंतकाल हो गया था। अब ये था सुहेल आज़िम आबादी के बारे में पूरा बात जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आता है। अब हम भाभी जान के अंदर चलते हैं कि वहाँ पर हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बता दूँ कि भाभी जो है उसका नाम है रुक़ैया। नाम क्या है उसका? पूरा नाम है रुक़ैया भाभी, लेकिन हम लोग ये भाभी जान के नाम से चैप्टर पढ़ते हैं। नाम क्या उनका पूरा? रुक़ैया। रुक़ैया की एक बेटी है जिसका नाम है रेहाना, जिसका नाम क्या है? रेहाना। और रुक़ैया भाभी जो है एक बच्ची है, एक लड़की है जिसको अपने बल पे पढ़ाती है, अपने बलबूते पर उसको हर तालीम देती है, कॉलेज से लेकर हर चीज़, कॉपी, किताब, कलम, यानी हर ख़र्चा वो उठाती है। उसका नाम क्या था? उसका नाम था शिम्मी। क्या नाम था उसका भाई? शिम्मी। और भाभी जान के पास एक आदमी आया हुआ था जिसका नाम था अख्तर। और अख्तर जो था वो भाभी जान का देवर था और वो भी एक शायर था।
क्या था, वो भी एक शायर था। और आपको बता दूं कि भाभी जान के जो शौहर है वो क्या थे, वो बहुत ज़्यादा सियासत में दिलचस्पी रखते थे, मतलब राजनीति में ज़्यादा रहते थे। तो उसकी वजह से उन पर कई मुकदमे हमेशा लगे रहते थे और वो उसी मुकदमे के सिलसिले में हमेशा जेल में रहा करते थे। और इसका दुख सबसे ज़्यादा भाभी जान को है, क्योंकि अगर आप लड़की हैं तो आप इस बात को अच्छे से समझ सकती हैं कि जिसका शौहर नहीं होता है उसको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उनके जो शौहर है यानी भाभी जान के जो शौहर है ये बार बार जेल में रहा करते थे, ठीक है। और ये अख्तर जो भाभी जान के पास आया हुआ था वो एक शादी के सिलसिले में यानी अपनी शादी के सिलसिले में मशवरा करने आया हुआ था, क्योंकि अख्तर जो है वो एक जमीला नाम की लड़की से मोहब्बत करता था और वो उसी के बारे में ये भाभी जान से मशवरा करने आया था, क्योंकि अख्तर के जो घर वाले थे वो जमीला से शादी करने के हक़ में नहीं थे, वो मना कर रहे थे। तो भाभी जान से आकर ये बात कहते हैं कि मैं जमीला से शादी करना चाहता हूं लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो भाभी जान इतनी मुशक्क़तों के बाद, क्योंकि भाभी जान जो है वो बाहर के लोगों को भी बहुत ज़्यादा मदद किया करते थे, हाँ, और जो गरीब बच्चे थे उनकी जो तालीम का ख़र्च वो ख़ुद उठा लेती थी। किसी गरीब बच्ची की शादी है तो उसकी शादी में भी वो पैसा दिया करती थी। और वहाँ एक अंजुमन चलता था, वहाँ भी पूरा एक मतलब एक रकम दिया करती थी, ये बंधा हुआ रकम था, चाहे वो 500 रुपये हो चाहे 100 रुपये हो, चाहे जितना भी हो बंधा हुआ था, वहाँ पर वो दिया करती थी। और भी कुछ ऐसे लोग थे जो उनसे मदद मांगने आते थे तो वो देती थी। और भाभी जान जो है ये एक बहुत ऊँचे ख़ानदान से थी, भाभी जान बहुत ऊँचे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली थी। जब भाभी जान की भाईजान से शादी हुई थी तो लोगों के मन में ये बात थी कि अब ये जो भाभी जान है इनकी जो शादी है ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि इतने बड़े घराने की लड़की और वो एक सियासतदान के साथ जो शादी हो रही है तो वो अक्सर तो जेल में ही रहेगा, तो कैसे चलेगा। लेकिन भाभी जान ने ये साबित कर दिया कि औरत भी किसी की मोहताज नहीं होती है। औरत अगर चाहे तो उसी घर को जन्नत बना सकती है और औरत चाहे तो उसी घर को जहन्नम बना सकती है। यह औरत के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। भाभी जान ने ये एक मिसाल दिया है औरतों के लिए कि आप चाहे कितनी भी मुशक्क़त में हो, चाहे कितनी भी परेशानी में हो, कभी भी शौहर के सामने आपको ऐसा नहीं दिखाना है कि हम परेशानी में हैं, हम प्रॉब्लम में हैं। हमेशा अपने चेहरे पर, अपनी पेशानियों पर ज़र्रा बराबर भी ज़र्ब नहीं आने देना है। ये भाभी जान ने करके दिखलाया है। और ये जो चैप्टर है ये स्पेशल किसके लिए है, औरतों के लिए है। तो चलिए अब हम इसके सवाल और जवाब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको अगर ये दरख्शा की बुक नहीं है तो ये आप ले लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सारी बातें जो है ना तफसील के साथ रहती है, ठीक है। अब हम आपको जो बताएंगे, अभी जो मैंने सारी बात बताया है वही इसमें क्या ऑब्जेक्टिव में यानी क्वेश्चन में आएगा, तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। सबसे पहला जवाब क्या है, सुहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे। तो आपको पता है कि सुहेल अज़ीम आबादी कहाँ हुए थे, पटना में पैदा हुए थे, ठीक है। आगे देखिए, सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या था, यानी ये ओरिजिनल नाम पूछ रहा है कि सुहेल अज़ीम आबादी का असली नाम क्या था। तो सुहेल अज़ीम आबादी का जो असली नाम था वो क्या था, सैयद मुजीबुर रहमान था। क्या नाम था, सैयद मुजीबुर रहमान। आगे देखिए, सुहेल अज़ीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था। पहला पूछ रहा है कि सुहेल अज़ीम आबादी ने जो पहला अफसाना लिखा उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था चार चेहरे, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि उनकी 3 किताबें ऐसी है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पहले है चार चेहरे, दूसरा है अलाव और तीसरा है आदमी के रूप। और सुहेल अज़ीम आबादी ने एक नावल लिखा जिसका नाम था बेजड़ के पौधे। समझ में आ रहा बात। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई थी। तो सुहेल अज़ीम आबादी की जो इब्तिदाई तालीम है वो शाहपुर भदौल वाले ही मदरसे में हुआ था, क्योंकि वो वहीं के रहने वाले थे, ठीक है। आगे देखिए, पटना में ही इनकी इब्तिदाई तालीम हुई थी, शुरुआती तालीम हुई थी। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी था ऑब्जेक्टिव, अब आ रहा है सब्जेक्टिव 2 नंबर का। रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था। ये क्वेश्चन नंबर 1 है 2 नंबर वाला। तो पूछा है कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम था अख्तर। क्या नाम था भाई, अख्तर, क्योंकि अख्तर जो था वो भी एक शायर था। समझ में आ रही है बात। और अख्तर कौन था, रुकैया भाभी का देवर था। आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। रुकैया, दूसरा क्वेश्चन है भाई जान को रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। तो रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल इसलिए जाना पड़ता था क्योंकि वो ये सियासत के शौकीन थे, यानी सियासत में वो दिलचस्पी रखते थे, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों। रुकैया भाभी जिस लड़की के
ये का ख़र्च खुद बर्दाश्त करती थी, उसका नाम था शिम्मी। और वो इसलिए बर्दाश्त करती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थी। वो पढ़ने लिखने में, वो उसका पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट था, मन था, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था जिसकी वजह से वो पढ़ाई कर पाती। इसलिए भाभी जान ने अपनी ज़िम्मेदारी पर उसको पढ़ाया। समझ में आ रहा बात? आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फ़रोख्त करवाना पड़ा था? यानी जब शिम्मी रोते रोते रुकैया भाभी के घर आई थी और कहने लगी थी कि रुकैया भाभी, यानी वो रो रही थी, बोल नहीं रही थी कुछ, वो पैसा मांगने के लिए नहीं आई थी, वो अपना दिल का बोझ हल्का करने के लिए आई थी। क्योंकि जो शिम्मी का जो भाई है ना, उनके एमए की फ़ीस जमा करनी थी और अगले के दिन एग्ज़ाम था। क्योंकि बड़े बड़े जब कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाइएगा ना आप, तो जब तक आप कॉलेज की फ़ीस जमा नहीं कीजिएगा, यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा नहीं कीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो सेम सिचुएशन इनके साथ भी थी। तो ये इनकी जो शिम्मी जो है, ये घर आई थी मतलब बातचीत करने के लिए, दिल बहलाने के लिए। तो इतने में रुकैया भाभी समझ गई कि आखिर कुछ माजरा है, कुछ बात तो ऐसी है जो शिम्मी मेरे से छुपा रही है। तो बार बार पूछने के बाद शिम्मी ने बताया कि मेरे भाई की फ़ीस जमा करनी है और पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाया है। तो रुकैया भाभी ने बिना कुछ देरी किए अलमारी खोलती है और उसमें से जो रिहाना के लिए चूड़ी बनवाई थी और बड़े मुश्किल से पैसे जमा करके बनवाई थी, और वही चूड़ी रिहाना ने बस एक मरतबा पहना था। 2 दिन पहले तो बनवाया ही था, एक मरतबा रिहाना ने पहना था। वही चूड़ी सोने के कंगन निकालती है और शिम्मी के हाथ में धर देती है और बोलती है कि जाओ शिम्मी, तुम इसको बेचना और अपने भाई की फ़ीस जमा कर देना। इतनी बड़ी बात के बाद शिम्मी का दिल मतलब दिमाग चकरा जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन भाभी उसे संभाल लेती है। और भाभी एक बात और कहती है कि शिम्मी, ये जो परेशानियां हैं, ये जो मुश्किलात हैं, ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, ये ख़त्म होने वाला है। समझ में आ रही बात? ये क्या है? ख़त्म होने वाला है। ये लड़कियों को एक मैसेज था कि अगर आपके पास कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, आपके शौहर कमाते नहीं हैं या आपके शौहर को कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, वो हमेशा के लिए नहीं है। समझ में आ रही बात? वो ख़त्म होने वाली है, बस आपको साथ देना ज़रूरी है। आगे देखिए, समझ में आया? तो यहाँ पर क्या बोला गया कि रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फ़रोख्त करवाना पड़ा था? तो वो इसलिए कि शिम्मी के भाई की एमए की फ़ीस जमा करनी थी, इसलिए रुकैया भाभी ने सोने की चूड़ियों को फ़रोख्त कर दिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वह अपना शौक़ पूरा करने के लिए कौन सा काम क्या करती थी? यानी रुकैया भाभी को जब भी फुर्सत मिलता तो वो कौन सा काम करती थी? तो रुकैया भाभी को जब भी फुर्सत मिलता तो वो ख़तों किताबत करती थी, यानी ख़त लिखती थी। और जो नए लिखने वाले, यानी शुरुआती में जो लिखने वाले होते, तो जो शायर बनने वाले होते, वो रुकैया भाभी को ख़त लिखते थे और उनसे मशवरा तलब करते थे कि कहाँ पर गलती है, क्या मसला है, कुछ ऐसी बात तो नहीं होगी जो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो रुकैया भाभी जब भी फुर्सत मिलता तो उनके ख़त का मुस्तकिल तौर पर जवाब दिया करती थी, यानी एकदम दिलो जान के साथ उसको लिखती थी, उनकी कमियों को बताती थी, यानी उनको गाइड किया करती थी। समझ में आ रहा बात? अब आइए हम 5 नंबर यानी तवील सवालात की बात करते हैं। तवील सवालात में सबसे पहले रुकैया भाभी का सरापा कम से कम 10 जुमलों में लिखे। तो इस सवाल का जवाब आपको खुद देना है, क्योंकि मैंने शुरू से लेकर अभी तक हर बात आपको बताया है। क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनिए। रुकैया भाभी का सरापा कम से कम 10 जुमलों में लिखिए। मैं आपको इसका डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि भाभी जान जो है वो कैसी औरत हैं, वो क्या काम करती है, उनकी क्या अच्छाई है, उनकी क्या बुराई है। यहाँ पर सरापा यानी उनकी अच्छाई पूछा है कि वो किस तरीके से काम करती थी, वो क्या है, वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करती थी। आपको इसको तकरीबन 1 पेज में लिखना है। समझ में आ रहा बात? यहाँ का यानी आपके घर की जो कॉपी होगी उसका आधा पेज होगा, तो आपको तकरीबन आधा पेज में एक सवाल लिखना है। दूसरा सवाल है, रुकैया भाभी के किरदार को एक मिसाली किरदार बनाकर सुहेल अज़ीम आबादी ने कारी के हौसला देने का काम किया है। इस ख्याल से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? यानी सुहेल अज़ीम आबादी ने इस किरदार को, यानी भाभी जान के जो किरदार है, इसको एक मिसाली किरदार बनाकर, यानी एक ऐसा किरदार बना दिया जो हर लोगों के लिए एक सीख बन गया। ये जो आपके सामने यानी आपको पढ़ने के लिए दिया, कारी कहते हैं पढ़ने वाले को, तो आप जो इसको पढ़ रहे हैं तो आपको ये कितना अच्छा लगा है और क्या क्या बातें ऐसी है जो आप इसको मतलब इसमें आपको अच्छा लगा है और आप इससे कितना एग्री करते हैं, ठीक है, वो आपको इसमें बताना है। आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सुहेल अज़ीम आबादी उर्दू के किस अफसाना निगार से बहुत ज़्यादा
मुतासिर और थे और क्यों। यानी सुहेल आज़िम आबादी प्रेमचंद्र से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, यानी बहुत ज़्यादा क्या करते थे, उनसे लगाव था उनका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सुहेल आज़िम आबादी के बारे में अपने उर्दू के उस्ताद से मदद लेकर कम से कम 10 जुमले तहरीर करें। साथ ही ये भी तहरीर करें कि उनके अफसाने के दूसरे मजमूए का नाम क्या था और वो कब शाये हुआ था। यानी यहाँ पर आपको बताना है, मैं तो शुरू से बता ही रहा आपको, तो मेरी मदद तो आपको मिल ही गई। सुहेल आज़िम आबादी मतलब उनके पूरी डिटेल पूछ रहा है, तो सुहेल आज़िम आबादी के बारे में मैंने बता दिया। सुहेल आज़िम आबादी क्या थे, उनका असली नाम था सैयद मुजीबुर रहमान। सुहेल तखल्लुस करते थे, 1911 में पैदा हुए, 1980 में इंतकाल हुए। वो एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है। उनकी 3 किताबें हैं, नंबर 1 चार चेहरे, नंबर 2 अलाव और नंबर 3 आदमी के रूप। इनकी जो तकरीबन अफसानों की किताब है वो 125 है और इनका एक नावल भी है जिसका नाम है बेजड़ के पौधे। तो ये तमाम बातें जो है ये अब ख़त्म हो गया, यानी दूसरा चैप्टर हमारा आज क्या हुआ, मुकम्मल हो गया। क्या हुआ, दूसरा चैप्टर मुकम्मल हो गया। ये जो अभी की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आप इसको स्किप ना कीजिएगा। अगर आपने ये वीडियो देख लिया पूरा तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी जो भी कन्फ्यूज़न थी, जो भी दिक्कतें थी, वो सब ख़त्म हो गई। यहाँ पर देख लीजिएगा कि सबक नंबर 2 था, यही भाभी जान चैप्टर है जो अभी मैंने पढ़ाया। और ये क्या था, अहम सवालात और जवाबात, यानी ये बहुत अहम था, ठीक है। ये बहुत अहम है जो डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया VVI क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, यानी यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आते ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सीधा दिमाग में घुसेगा, यानी सीधा दिमाग में आपको बात चला जाएगा और गया भी होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो 100% गारंटी में कहता हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। तो चलिए एक मरतबा फिर से, आप अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास, अपने भाई के पास, अपने घर में जितनी भी फ़ोन्स वगैरह है उन सब से क्या कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो फ़ौरन आपके पास पहुंच जाए। अगले दिन यानी कल के दिन मैं तीसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है, फरार, मैं वो चैप्टर लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी वीडियो लगी होगी। तो बराए मेहरबानी फिर से वही रिक्वेस्ट है कि कर दीजिए एक लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त के पास शेयर करिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।